सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा, हरियाणा सिविल सर्विस और अन्य पीसीएस जो मई जून में आयोजित होंगे, उनके लिए हम जो है एक स्ट्रेटजी बनाई है। उसमें जो है टारगेट पर 2023। अब देखिए हम जो है हर पूरे जो है जितने भी जीएस वाला पोर्शन है ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ जो है। अब देखिए जो है सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा, इनके लिए हम जो है 8 टॉपिक जो ले रहे हैं हम। मध्यकालीन भारत का राजस्व व्यवस्था। अब देखिए मध्यकालीन राज्य व्यवस्था में जो है इसमें कौन से टैक्सेशन है, स्पेशल टॉपिक लिया हमने राजस्व व्यवस्था। देखिए जो है भू राजस्व व्यवस्था। अब देखिए यहां पर जो है सल्तनत कालीन कराधान प्रणाली सुनी विधि की हनीफी शाखा पर आधारित थी। मतलब समझिए आप जो है सल्तनत काल की जो टैक्सेशन या कराधान प्रणाली जो थी वो किस पर आधारित थी? सुनी विधि की हनीफी शाखा पर आधारित थी जो है। इसे मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग कौन कौन से? एक तो हमारे जिसे बोलते हैं फै। फै का मतलब देखिए जो धर्मनिरपेक्ष कराधान है या टैक्सेशन है। दूसरा है जकात जो धार्मिक है। धार्मिक कर के अंतर्गत देखिए हमारा उस और सदका भी शामिल होते हैं। वहीं पर जो फै है यह है धर्मनिरपेक्ष कराधान था। धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य यह है कि यह केवल गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। मतलब समझिए आप जो है जो भी मुस्लिम प्रांत है, मुस्लिम राज्य है, उसमें जो दूसरे लोग रह रहे हैं उन पर जो है ये फै धर्म टैक्स लगाया जाता है जिसे बोलते हैं फै। अब फै में जो है 3 तरह के कर थे। 3 कौन कौन से? एक तो खुम्स, जजिया और खराज, ये थे। वहीं पर जो है हम जो है जकात की बात करते हैं, धार्मिक कर था। इससे तात्पर्य यह हुआ कि यह केवल मुस्लिम को चुकाना पड़ता था। इसमें उस्र और सदका ये दोनों शामिल थे, उस्र और सदका भी शामिल थे। मतलब एक तरह से मोटे मोटे बात समझिए आप जो है फै जो है मतलब एक धर्मनिरपेक्ष कर था। दूसरा जो है जकात जो था एक जो है धार्मिक कर था, जो धार्मिक का मतलब समझिए जो केवल मुस्लिमों को ही चुकाना पड़ता था, जिसमें उस्र और सदका दोनों शामिल थे जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अब फै में खुम्स। खुम्स क्या है? खुम्स का मतलब समझिए एक तरह से लूट या भूमि में गड़े हुए खजाने का हिस्सा था। लूट का मतलब समझिए जब एक राज्य या अपन जो है दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, जहां पर जो जीतने के बाद जो भी धन संपत्ति मिलती थी उसको खुम्स या लूट कहते थे। यानी कि मतलब लूट 2 प्रकार की थी। मतलब खुम्स जो है एक तो भूमि के अंदर कोई खजाना गड़ा हुआ मिल जाता है, दूसरा युद्ध में जो हम जीतने के बाद जो धन संपत्ति मिलती है, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं खुम्स। खुम्स देखिए मतलब ये है इसका मतलब समझिए मतलब ये है लूट और भूमि में गड़े खजाने का 1/5 हिस्सा जो था वो राज्य का होता था, और उसमें जो है 4/5 भाग जो है जो मतलब ये सेना लड़ती थी सेना में बांट दिया जाता था, या जिसको भी भूमि में गड़ा हुआ खजाना मिलता था उसको दे दिया जाता था। मतलब समझिए आप देखें ये 1/5 तो राज्य सरकार और 4/5 हमारा जो है ये सैनिकों को या फिर जो है जिसने खजाना ढूंढा उसको दे दिया जाता। पर वहीं पर देखिए 2 चीज देखिए आप जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या किया खुम्स का जो है इस पोर्शन को उल्टा दिया। मतलब 4/5 भाग इसने स्वयं रखा, किसने? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने, और 1/5 भाग जो है बाकी सेनाओं के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या छोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, इसने इस्लामी परंपरा के अनुसार उन्हें केवल 1/5 भाग खुम्स का लिया और दूसरा 4/5 भाग सैनिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब कहने का मतलब समझिए आप खुम्स जो है 1/5 भाग राज्यों को मिलता था और 4/5 भाग जो है जो खजाना पाने वाला है या फिर युद्ध में जो है सभी भाग उनको दिया था। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया,
इसको उल्टा कर दिया, 4/5 भाग स्वयं रखा और 1/5 भाग सैनिकों के लिए छोड़ दिया, या फिर खजाना पाने वाले छोड़ दिया। वहीं पर फिरोज तुगलक ने क्या किया, फिर पुरानी स्थिति है, यानी कि मतलब जो है 1/5 भाग खुद रखा और 4/5 भाग सैनिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वहीं पर देखिए हमारे जो है लोधी वंश के जो शासक है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी ने क्या हुआ, गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया, यानी खुम्स का एक पार्ट है, गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये हम सिकंदर लोधी की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए हमारा जजिया। जजिया का मतलब समझिए जो है, जो मतलब जजिया हमारा जो है गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला जो है कर था हमारा। अब जजिया जो है गैर मुसलमान, मतलब समझिए अगर मान लीजिए एक तरह से मतलब जो है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, यानी कहने का मतलब अगर मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं, उस रहने के एवज में आपकी अपनी सुरक्षा, हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपको रहन सहन दे रहे हैं, इसके एवज में कुछ आपको हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब देखिए वो था मतलब जो है जजिया। अब यहां पर जजिया की बात करते हैं हम, देखिए मतलब जो है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर जिसके बदले उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होती थी। कहने का मतलब है आप धार्मिक मतलब मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं, वहां रहने के लिए आपको जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये था जजिया। वे सैनिक सेवा से भी मुक्त होकर कर दिए जाते थे। और पहले जजिया भू राजस्व के साथ वसूल जाता, देखिए पहले जजिया जो था भू राजस्व के साथ वसूला जाता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक के काल में यह पृथक रूप से वसूला जाने लगा। अब ये फिरोज तुगलक के क्या हुआ, इसको अलग से मतलब जो है जजिया को वसूल किया जाने लगा। यहां पर देखिए आगे फिर देखिए, इसमें देखिए स्त्री, बच्चे और मतलब जो है देखिए मतलब जो है साधु, पागल, भिखारी, ये जो है जजिया कर से मुक्त थे। वहीं पर देखिए अधिकांश समय के लिए ब्राह्मण भी जजिया से मुक्त थे, परंतु क्या हुआ कुछ समय बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। देखिए अगर फिरोज शाह तुगलक से पहले करते हैं तो ब्राह्मण काफी हद तक जो है इस मतलब जजिया कर से मुक्त थे, इनको देना नहीं पड़ता था, पर फिरोज तुगलक ने इन पे भी लागू किया। मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा शासक था जिसने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया, इसका मतलब ये हमारा फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, ये हमारा फिरोज शाह तुगलक बन जाता है हमारा। देखिए उसके बाद भारत में सर्वप्रथम जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में 712 ईस्वी में वसूल किया। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मतलब है भारत में सर्वप्रथम जजिया किसने वसूल किया और कहां से वसूल किया। देखिए 712 में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया वसूल किया। वहीं पर देखिए जजिया लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 भागों में बटा था। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति अच्छी थी उसे ज्यादा देना पड़ता था, कम से कम देना पड़ता था। अब देखिए इसकी 3 कैटेगरी वर्ष कौन कौन सी थी। उच्च श्रेणी के जो लोग थे उनको 48 टंका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष देना पड़ता था। वहीं पर देखिए मध्यम श्रेणी के जो थे उन्हें 24 टंका प्रति वर्ष या प्रति व्यक्ति देने पड़ते थे। वहीं पर निम्न श्रेणी के जो थे 12 टंका प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति देना होता था। ये इसकी कैटेगरी थी। देखिए अब जो है अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो है बनता है इसके बारे में। देखिए मतलब जो है जजिया के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। देखो 2-3 चीज देखिए आपको जो है जजिया है क्या, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एवज में दिए जाने वाला कर वो जजिया है जो दूसरे राज्य में यानी अगर मुस्लिम राज्य में रह रहे हैं तो। दूसरा क्या है, पहले जजिया मतलब जो है राजस्व के साथ वसूला जाता था और वहीं पर फिरोज ने क्या किया इसको अलग से वसूल करना शुरू कर दिया। वहीं पर देखिए जो है अधिकांश जजिया मतलब जो है ब्राह्मण जो थे मुक्त थे, पर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया वसूल किया। वहीं पर सर्वप्रथम जो था जजिया जो था सिंध में 712 में मोहम्मद बिन शाम ने वसूल किया। ये चीजें इसको देखिए आप जो है। नेक्स्ट देखिए आप जो है आगे बनता खराज। खराज देखिए मतलब जो है खराज भी एक गैर मुस्लिमों से वसूल किए जाने वाला एक भूमि कर था। यानी क्या था ये भी एक भूमि कर था। खराज शरीयत के अनुसार मतलब जो है कुल उपज का 50% से ज्यादा नहीं लिया जाता था, यानी कुल 50% ज्यादा नहीं लिया जा सकता था। जब खराज उपज के रूप में लिया जाता था तो वर्ष में 1 से अधिक बार लिया जाता है। देखिए जब अगर मान ले खराज उपज के रूप में लिया जा रहा है तो वर्ष में 1 से अधिक बार लिया जाता था, किंतु अगर लेकिन नगद रूप में
केवल वर्ष में एक बार लिया जाता था। अगर देखिए खराज मतलब उपज के रूप में लिया तो एक से अधिक बार लिया जाता था। नगद लिया जा रहा है तो एक बार लिया जाता था। ध्यान देखिए इसको, ध्यान रखिए इसमें है। और खराज न अदा करने वाले क्षेत्र को मवास क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था। अब बहुत बार क्वेश्चन है मवास क्या होता है। जो भी मतलब है खराज टैक्स नहीं देते थे, जो खराज टैक्स देने में आनाकानी करते थे, उनमें वहां पर क्या करता है, वहां पर जो है लूटपाट करता था, उनको लूटपाट करके उनके राज्य को नष्ट कर देता था, या फिर मतलब है वहां से लूटपाट करके उनको दंड देता था। यानी कि जहां पर जो है जो एरिया जो मतलब है क्षेत्र खराज नहीं देता था उसको मतलब मवास क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था। अब देखिए भूमि कर निश्चित करने का आधार जो था, यानी निश्चित कैसे होता था। देखिए इसमें तीन चीजें हैं, एक क्षेत्रफल, दूसरा उपज, तीसरी सिंचाई। मतलब यह भूमि कर निश्चित रूप करने के लिए क्षेत्रफल, उपज और सिंचाई इन तीनों में होता था। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा जकात। जकात क्या है, देखिए हमारा जकात केवल मुसलमानों से वसूल किए जाने वाला कर था जो उनकी व्यक्ति की उपार्जित या अर्जित आय का 2.5% वसूल किया जाता था। मतलब जो भी आय की जाती है उसका आय का 2.5% यानी 2.5% वसूल होता था। जकात जिसे सदका कर भी कहते हैं, यानी जकात को देखिए सदका कर भी कहा जाता है, कि वसूली में बल प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित था। यानी कि जो है अगर जकात वसूल करना है तो इसमें बल का प्रयोग नहीं होता था, इसमें आराम से वसूल किया जाता था। इस कर को वसूला गया धन मुसलमानों के कल्याण के लिए खर्च हो जाता था। मतलब जकात से जो भी धन इकट्ठा होता था उसको जो है मुसलमानों के कल्याण के लिए खर्च किया जाता था। ध्यान दीजिए जो है जकात को जबरदस्ती वसूल नहीं किया जाता था, या फिर इसको आराम से बल का प्रयोग इसमें नहीं होता था, इसको आराम से वसूला जाता था। जकात कर एक सीमा से अधिक संपत्ति रखने वाले पर लगता था। मतलब यह एक ने लिमिट रख दी हमने की संपत्ति, उससे ज्यादा संपत्ति है उसके पास तो उस पे जकात लगता था। और संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निसाब कहते थे, यानी जिसके पास निसाब का मतलब कहा जाता है जिस पर जो है कोई कर नहीं देना होता। निसाब एक मिनिमम आय थी जो है, जिससे नीचे को टैक्स देना नहीं पड़ता था। निसाब से ऊपर आय वाले को जकात कर देना पड़ता था। ध्यान दीजिए आप जो है ये बोलते निसाब एक मिनिमम संपत्ति जिससे निसाब से ऊपर जो संपत्ति होती है उस पर जकात देना होता था, और अगर निसाब से कम है तो वो जो है संपत्ति उसे जकात देने की जरूरत नहीं थी। यहां पर देखिए नाबालिग, गुलाम, पागल, कर्जदार, गैर मुस्लिम इससे मुक्त थे। मतलब समझिए आप कौन कौन, नाबालिग, गुलाम, पागल, कर्जदार और गैर मुस्लिम इससे मुक्त है। वहीं पर निसाब क्या है, देखिए निसाब मैंने बताया आपको संपत्ति की वह न्यूनतम मात्रा है जिससे अधिक संपत्ति होने पर जकात देना पड़ता था। अगर निसाब से कम है तो नहीं देना पड़ता था, ज्यादा तो देना पड़ता था। ये हमारा जकात या निसाब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड मतलब उस्र। उस्र का देखिए हम जो है उस्र है क्या, देखिए सल्तनत काल में भूमि की उपज से लिए जाने वाला कर था। यानी कि भूमि की उपज से लिए जाने वाला कर जो है वो उस्र का था, जो केवल मुसलमान भूधारियों से ही वसूल किया जाता था। मतलब उस्र जो था मतलब एक तरह समझिए आप जो है भूमि की उपज पर लिए जाने वाला केवल मुसलमानों की भूमिधारियों से लिया जाता था, और इसकी कर की वसूली हेतु बल के प्रयोग की अनुमति। देखिए वहीं पर जकात में जो है बल का प्रतिबंधित था, उस्र को हम बल के साथ वसूल कर सकते थे। ये हमारा देखिए मतलब उस्र की बात आ रही है, मतलब एक भूमि कर था। नेक्स्ट डेज में देखा है मुसलमान कृषकों की भूमि को उसरी कहा जाता था। मतलब जो है मुसलमान की जो कृषक भूमि को उसरी कहा जाता था, इस उसरे से ही उस्र बना है सिद्धि। देखिए अब उस्र के मामले में देखें अलाउद्दीन खिलजी ने मकान कर, हैंड हाउस टैक्स और चरगाह कर नाम के 2 नए कर वसूल किए। किसने किए, देखें अलाउद्दीन खिलजी ने मकान कर और चरगाह कर ये 2 कर वसूल किए। उसी प्रकार देखिए सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर वसूल की, जो उत्पादन का 1/10 भाग
होता था। वहीं पर फिरोज तुगलक हक ए सर्फ सिंचाई कर की वसूली करने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान था। मतलब यह सिंचाई कर वसूल करने वाला क्या था, मतलब यह है हक ए सर्फ को वसूल करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए इसमें, देखिए आगे नेक्स्ट देखिए हमारा जो है सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण को मुख्यतः 3 पत्तियां प्रचलित थी। 3 पत्तियां कौन कौन सी थी? बटाई प्रणाली, मसाहत प्रणाली और मुक्ताई प्रणाली। मतलब देखिए हमारा जो है ये 3 क्या थी? एक तो हमारी बटाई प्रणाली। बटाई प्रणाली के अंतर्गत खेत में खड़ी कटाई की गई फसल या फिर वास्तविक उपज में से राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। मतलब यह खेत में खड़ी फसल, कटाई की गई फसल या फिर वास्तविक उपज का राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। इस प्रणाली को किस्मत ए गल्ला, माने इसको किस्मत ए गल्ला भी कहते थे, गल्ला बख्शी भी कहते थे या फिर हम हासिल भी कहते थे। बटाई प्रणाली को 3 नाम से जानते थे। कौन कौन से थे? यानी किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्शी या फिर हासिल आदि नामों से पुकारा जाता था। अब मसाहत प्रणाली के अंतर्गत देखिए हम जो है, इसके अंतर्गत भूमि की पैमाइश के आधार पर, यानी मसाहत में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली के जो जन्मदाता थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। मतलब मसाहत प्रणाली के जो जन्मदाता थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। उसके बाद देखिए हमारा मुक्ताई प्रणाली, ये लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी। मुक्ताई जो थी मतलब जो है ये लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी। यह हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित थी। मतलब जो है हिस्सा बांट प्रणाली पर आधारित थी। मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है मिश्रित प्रणाली कौन सी थी? मुक्ताई। हिस्सा बांट प्रणाली किसे कहते थे? मुक्ताई। या फिर देखिए हम जो है किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्शी या हासिल किसे कहते हैं? बटाई प्रणाली। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप गलत नहीं करेंगे। ये चीज देखिए आप जो है। अब आगे क्या करते हैं इसमें देखिए, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण की व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने जन्म दिया। यानी कि देखिए अगर भूमि की पैमाइश का आधार माना है, भूमि की पैमाइश को आधार पर लगान का निर्धारण जो करने वाला जो था वो कौन था? हमारा अलाउद्दीन खिलजी ये थे, ने जन्म दिया। कालांतर में गयासुद्दीन तुगलक ने भी इस व्यवस्था को समाप्त करके, देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब जो है भूमि पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण की व्यवस्था की थी, उसी को गयासुद्दीन तुगलक ने समाप्त कर दिया। और वहीं पर जो है मतलब जो है फसल की बटाई के आधार पर या आधार वाली लगान निर्धारण की पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया। यानी कि जो है फसल की बटाई को फिर लागू कर दिया। यहां पर देखिए अब इसको देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बाद देखिए क्वेश्चन को जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे उसमें सारे इस तरह क्वेश्चन आएंगे जो आपको दिमाग से करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर है, आपको इनको देख लीजिए आप जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा सल्तनत काल में 4 प्रकार की भूमि का प्रचलन था। अब 4 प्रकार की भूमि कौन कौन सी देखिए आप जो है, जिनका उल्लेख हुआ है देखें, मदद ए माश इक्ता भूमि, और तीसरी हिंदुओं के अधीनस्थ राजाओं की, और चौथी जो थी हमारी खालसा भूमि। मतलब देखिए हमारा मदद ए माश, मदद ए माश है भूमि दान के रूप में प्रदान की जाती थी। इस भूमि को लगान वसूली नहीं की जाती थी, यानी मदद के लिए दी जाती थी। ये भूमि जो थी मदद के लिए दी जाती थी, जिसपे लगान वसूल नहीं किया जाता। दूसरी देखिए इक्ता भूमि या मुक्तियों या प्रांतपतियों, यानी इक्ता भूमि क्या था? मतलब जो है जब मुक्तियों प्रांतपतियों के पास होती थी, वे इस प्रदेश के भू क्षेत्र से लगान वसूल करके अपना व्यय निकालकर शेष राशि को शाही खजाने में जमा करते थे। यानी इक्ता भूमि क्या है? जो भी इक्तादार को या प्रांतपति को भूमि दी जाती थी वो अपने सारे खर्चे निकालकर जो शेष बचता था, जो फवाजिल बचता था, यानी सरप्लस जो बचता था, उसको शाही खजाने में जमा कर देते। जैसे कि मान लीजिए मतलब यह है हमने लगान वसूल करा है 10 रुपए, हमारा खर्चा आया 6 रुपए, तो हमने क्या किया 6 रुपए काट के बाकी बचा 4 रुपए को हमने खजाने में जमा करते हैं। ये 4 रुपए हैं, ये शेष जो राशि बची है इसे ही फवाजिल कहते हैं। ध्यान दीजिए आप जो है, तो बहुत बार क्वेश्चन है फवाजिल क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरे तरह की जो भूमि थी
वह एक तरह से अधीनस्थ हिंदू राजाओं के अधिकार में थी। अधीनस्थ हिंदू राजाओं के अधिकार में तीसरे की भूमि थी, जो एक निश्चित धनराशि केंद्र को प्रतिवर्ष भेजते थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारा जो है तीसरी क्या थी, जो अधीनस्थ राजाओं के अधिकार क्षेत्र में थी, जो एक लिमिट रखते थे, भाई एक वर्ष में मैं इतना हिस्सा देता रहूंगा आपको। ये तीसरी तरह भूमि थी। चौथी जो थी वो थी खालसा भूमि। खालसा मतलब ये जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सरकार या फिर सुल्तान के नियंत्रण में होती थी, उसे हम जो है खालसा भूमि कहते हैं। अब गयासुद्दीन तुगलक ने वास्तविक उत्पादन या हासिल, वास्तविक उत्पादन मतलब हासिल के आधार पर लगान निश्चित करने का आदेश जारी किया। बहुत बार क्वेश्चन कहता है कि हासिल के आधार पर लगान निश्चित करने का आदेश किसने जारी किया। बहुत बार लोग लगाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ध्यान दीजिए, गयासुद्दीन तुगलक। इस व्यवस्था को हुक्म ए हासिल भी कहा जाता है। मतलब है हुक्म ए हासिल क्या है, जो वास्तविक उत्पादन के आधार पर लगान निश्चित करने की जाती है, उसे हुक्म ए हासिल कहा जाता है। मतलब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने वास्तविक उत्पादन हासिल के आधार पर लगान निश्चित करने का आदेश दिया, और इस व्यवस्था को हुक्म ए हासिल कहा जाता है। क्या कहेगा, हुक्म ए हासिल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, फिरोज तुगलक के शासन काल में इक्ता भूस्वामी एकता भू राजस्व व्यवस्था की पुनः मूल आधार बन गई। देखिए मतलब जाए, इक्ता जो है फिर पुनः मूल आधार बन जाती है। देखिए मतलब जो है, ये समझिए आप जो है, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इक्ता मतलब यह भू राजस्व व्यवस्था पुनः मूल आधार बन जाती है। और वहीं पर सल्तनत काल में भूमिपतियों द्वारा लिए जाने वाले कर को, यानी कि सल्तनत काल में भूमिपतियों द्वारा लिए जाने वाले कर को हकूक कहा जाता था। यानी कि मतलब देखिए, ये समझिए, काल में भूपतियों द्वारा लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे, हकूक कहा जाता था। इसी के ही लिए 20वां इकाई माना गया है। इसके लिए क्या इकाई माना गया, 20वां इकाई माना गया है। सल्तनत काल में अनेक प्रकार के स्थानीय कर, जैसे गृह कर, चरगाह कर, सिंचाई कर आदि को सामूहिक रूप को हम आबवाब कहते थे। इसे कहते हैं मिसलेनियस कर, जिसे कहते हैं आबवाब का मतलब मिसलेनियस। अब आबवाब कर के अंदर कौन कौन से थे, गृह कर, चरगाह कर, सिंचाई कर आदि ये आते थे। वह कि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने लगान की वसूली नगद के स्थान पर अनाज के रूप में इसलिए की, जिससे मतलब उपज के रूप में भू राजस्व की वसूल करके नगर में खाद्यान्न की कमी को पूरा किया जा सके। मतलब एक तरह समझिए, अलाउद्दीन खिलजी ने नगद के स्थान पर उपज के रूप में लगान वसूल करने का आदेश दिया, जिससे बाजार नियंत्रण की जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी है उसको सफल बनाया जा सके, बाजारों में खाद्यान्नों की कमी ना हो, वो मतलब सरप्लस में वहां रहे, किसी तरह की इसे पूर्ति चलती रहे। मतलब एक तरह देखिए आप जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने लगान की वसूली नगद के स्थान पर अनाज के रूप में इसलिए की, क्योंकि यहाँ उपज के रूप में भू राजस्व की वसूली से नगरों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित बनी रहे। इससे बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने में सहायता मिली। तो जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पॉलिसी है, उसको मतलब है सफल बनाने में ये भी एक अहम रोल था। अब देखिए, सिंचाई हेतु नहर निर्माण की दिशा में पहली बार प्रयास करने वाला जो शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। अब देखिए मतलब है, सिंचाई द्वारा नहर का निर्माण, यानी कि सिंचाई के लिए नहरें बनवाना, वो जो है गयासुद्दीन तुगलक के शुरू होता है। देखिए आप जो है इसको ध्यान दे दीजिए, आप एक तरह से आप जो है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट देखिए आप जो है, सल्तनत कालीन शासक जिन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई। देखिए, जो सल्तनत काल के शासक कौन कौन थे जिन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, वो थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोधी। ये तीन नाम आ रहे हैं जिन्होंने मतलब जो है भूमि की पैमाइश करवाई ये थे। और वहीं पर चरसा, चरखी, ढकली, लाठा, साकिया आदि सल्तनत कालीन सिंचाई में जुड़े हुए शब्द हैं। कौन सा, चरसा, चरखी, ढकली, लाटा और साकिया, ये सारे जो है सिंचाई से जुड़े हुए शब्द हैं। आगे देखिए, सल्तनत कालीन सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वप्रथम कारखाने खोले जाने का उल्लेख मिलता है।
अब देखिए सल्तनत काल में देखिए कारखाने तो चल ही रहे थे, पर कारखाने खोले जाने का जो प्रमाण मिलता है, जो उल्लेख मिलता है, वो फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वप्रथम मिलता है। सल्तनत काल में जो सबसे बड़ा जो उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग, यानी उद्योग वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था। और 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम चरखे का प्रयोग क्या प्रमाण मिलते हैं, यानी 14वीं शताब्दी में, ध्यान रखिए आप, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, 14वीं शताब्दी में, उससे पहले प्रमाण नहीं मिलता, 14वीं शताब्दी में चरखे का भी प्रमाण मिलता है। देखिए फतेह उस सलातीन नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम भारत में चरखे के प्रयोग की जानकारी मिलती है। अब देखिए सल्तनत काल में सराफ का प्रमुख कार्य होता था, मतलब यह गहने वहने मतलब सुनार की बात करते हैं, मुद्रा की जांच करना तथा विनिमय पत्रों की जारी करना भी होता था। देखिए नेक्स्ट डे, सल्तनत कालीन सिक्कों में जीतल सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था, यानी सिक्कों में जीतल जो था सबसे ज्यादा दिल्ली में प्रचलित था। चांदी निर्मित सिक्का टंका का प्रचलन सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने किया था, यानी चांदी से निर्मित सिक्का जिसे कब तक टंका बोलते हैं, उसको जो निर्मित किया था वो था हमारा, क्या नाम इसका, इल्तुतमिश की बात करते हैं, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। देखिए आप जो है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया भूराज से वसूली करने के लिए दीवान ए मुस्तखाज नामक विभाग खोला। देखिए अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो बकाया भू राजस्व है उसके वसूली करने के लिए, कि बहुत सारे लोग जो है लगान नहीं देते थे, इससे सरकार को लॉस होता था, मतलब जैसे पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया वसूली के लिए एक विभाग खोला, उसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग खोला गया। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि पैमाइश त्याग करके, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि की पैमाइश को त्याग करके पुनः बटाई के आधार पर लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मतलब देखिए जो मतलब जो है, देखिए मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, इन सब ने जो है पैमाइश के आधार पर जो है भूमि पैमाइश के आधार पर लगान वसूल किया था। वहीं पर गयासुद्दीन तुगलक ने इस पैमाइश के हटाकर पुनः मतलब जो है एक तरह से बटाई के आधार पर लगान वसूल किया और आदेश दिया कि भू राजस्व एक साल में 1/10 या 1/11 से ज्यादा ना बढ़ाया जाए, और जिसमें चौधरी खुद मुकद्दम उनके अधिकार वापस दिए गए। वहीं पर देखिए चौधरी खुद मुकद्दम, इनके जो अधिकार हैं वो मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए थे, वापस ले लिए थे। तो वहीं पर जो है गयासुद्दीन तुगलक ने क्या, इनके अधिकार उन्हें वापस कर दिए। ये थे हमारे देखिए गयासुद्दीन तुगलक की बात है, यानी कि जो है यहाँ पर देखिए इनके आगे फिर देखिए गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई, यानी कि जो है सिंचाई के लिए नहरें किसने खुदवाई, जो है गयासुद्दीन तुगलक ने। अधिशेष भूराज से फाजिल या फवाजिल कहलाता, मैंने पहले बताया था, पहले समझा चुका मैं, मतलब फाजिल या फवाजिल किसे कहते हैं, अधिशेष भू राजस्व को मतलब जो है वसूली को जो है फाजिल कहते हैं। खिदमती अधीनस्थ भारतीय राजाओं को प्राप्त खराज है। खिदमती मतलब देखिए अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त खराज, जो अधीनस्थ राजाओं से जो खराज मिलता था उसे खिदमती कहते थे। मतलब सल्तनत काल में कर्षक ही भूमि के स्वामी होते थे। राजा या जागीरदार को केवल उपज का हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त था। बहुत बार आता है सल्तनत काल में भूमि का मालिक कौन है, वहां पर लोग राजा लिख के आते, पर नहीं, मालिक जो थे मतलब जो है भूमि के स्वामी जो होते थे वो कर्षक ही होते थे, परंतु राजा या फिर जागीरदार केवल उपज का हिस्सा लेने का अधिकारी होते थे। अब देखिए मतलब जो है जो मैं समझा रहा उसको ध्यान से देख लीजिए, जो है तो बड़ी मुश्किल से आपके मतलब हमने जो है नोट्स इकट्ठे किए हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आप जो है नेक्स्ट देखिए हमारा खुद मतलब जो है गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था। मतलब देखिए मेरा नाम है ना खुद चौधरी मुकद्दम जो है। अब यहाँ पर देखिए खुद जो था गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था, मुकद्दम गांव का मुखिया था और चौधरी 100 गांव या परगने का प्रमुख अधिकारी था, यानी खुद मुकद्दम चौधरी। देखिए इनके लिए फिरोज शाह तुगलक ने तकावी ऋण को अपने वजीर खान ए जहां तेलंगानी के कहने पर माफ कर दिया गया। देखिए फिरोज तुगलक ने तकावी ऋण को माफ करने वाला कौन था, देखिए फिरोज तुगलक ने अपने वजीर खान तेलंगानी यानी खान ए जहां तेलंगानी के
कहने पर माफ कर दिया, उसने उलमाओं से सलाह लेकर सिंचित भूमि पर हक ए सर्ब, या फिर कैसे हैं हाब ए सर्ब, इसको जो है लिया जो 10% से था, मतलब सिर्फ 10% तक लिया इसने जो है उलमा के कहने पर जो है। वहीं पर फिरोज तुगलक ने खराज, जजिया, जकात, खुम्स को छोड़कर बाकी सारे टैक्स खत्म कर दिए। मतलब क्या कर लिया फिरोज तुगलक ने, एक तो खराज, जजिया, जकात और खुम्स को छोड़कर बाकी सारे सभी कर हटा लिए गए। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों से जकात हटा दिया। सिकंदर लोदी ने क्या किया, खाद्यान्न से जकात को हटा दिया। वहीं पर देखिए सल्तनत काल में लगान नगद और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। लगान जो था अनाज और नगद दोनों रूप में माध्यम से लिया जाता था। इब्राहिम लोदी ने लगान खाद्यान्न के रूप में लेने का हुक्म दिया। देखिए वहीं पर देखिए अब जो है इब्राहिम लोदी ने क्या किया, लगान जो है आप खाद्यान्न के रूप में देंगे, नगद नहीं देंगे जो है। अब देखिए मैंने जो है आपके साथ ये दिल्ली सल्तनत कालीन की भू राजस्व व्यवस्था को पूरा डिस्कस कर दिया। आशा है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। और इसी के साथ में अगर हम जो नेक्स्ट हमारी जो बुकलेट आएगी उसमें जो है हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न पे, और अगर दोनों कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं बने। चलिए नेक्स्ट